तो सबसे पहले तो सभी प्रिय मित्र जो है आप सभी को नमस्कार और सभी को राम राम। सबसे पहले मैं इस क्लास के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये क्लास हमने लाइव ली थी भाई, ये क्लास हमने लाइव ली थी और लगभग 2 घंटे 20 मिनट की क्लास थी भाई ये। तो ये जो 2020 का पेपर था एनसीएल का 2020 का पेपर है, इस पेपर को हमने सॉल्यूशन करवाया था। गजब का यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसका जो है एक्सप्लेनेशन हमने किया था। लेकिन अब ये लंबी क्लास 2 घंटा 20 मिनट, आपको पता है भी अच्छा करेंगे तो टाइम लगेगा, अच्छा करेंगे तो टाइम लगेगा। अब टाइम आपके पास होता नहीं है, आप कहते हो सर फटाफट करो, फटाफट करवाते हैं, फिर आपको पता है ना। तो अगर आप फुल क्लास देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फुल क्लास देख लेना। मैं आज उसी पेपर को दोबारा से यहाँ पर फटाफट करवाऊंगा, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट नोट्स है, कोर्स है और आप मॉक टेस्ट है, जो भी देना चाहें आप, सारा मटेरियल अवेलेबल है। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला प्रश्न था, अगर पेयर ब्रेक फेल हो जाता है, पेयर ब्रेक फेल हो जाता है तो यहां पर फेल होता दिखे तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी होगा, कई बार पेयर ब्रेक को पंप करें, हल्के से हैंड ब्रेक लगाते हुए गियर बदलकर निचले गियर में जाएं। अब आप सभी को पता होगा, यहां पर हम हर बार की भांति यहां पर एक्सप्लेन तो करते ही हैं। फेल होने के कारण क्या क्या है? एक तो व्हील जो है, व्हील सिलेंडर फट जाता है, पानी आ जाता है, ब्रेक ऑयल खत्म हो जाता है, मास्टर सिलेंडर लीक हो जाता है, ब्रेक शू पैड ये गड़बड़ हो जाती है, हवा आ जाती है, इसको ब्लीडिंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है, पता है ना, ब्लीडिंग। एयर ब्रेक की ब्लीडिंग करते हैं, सॉरी ब्रेकों की, उसमें ब्रेकों के अंदर आई हुई हवा को बाहर निकालते हैं, उसे ब्लीडिंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या अब देखो, अब ब्रेक के प्रकार यहां पर देख लेते हैं। उपयोग के आधार पर सर्विस ब्रेक और दूसरा है का सर्विस ब्रेक होते हैं, फुट ब्रेक को कहते हैं, और एक होता है यहां पर हैंड ब्रेक, वो ऊपर छिप गया है भाई, है ना। तो एक होता है हैंड ब्रेक, एक होता है सर्विस ब्रेक। हैंड ब्रेक को पार्किंग ब्रेक बोलते हैं और सर्विस ब्रेक को फुट ब्रेक बोलते हैं। तो ये उपयोग के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक होते हैं। ये ब्रेक पैड होते हैं, इसमें ब्रेक शू होते हैं। पावर के आधार पर मैकेनिक, एयर प्रेशर, वैक्यूम ब्रेक और हाइड्रोलिक। तो मैकेनिक जो होता है ना, ये मैनुअल इनको ब्रेक आप कह सकते हैं, और इन तीनों को आप पावर ब्रेक कहा जा सकता है। यूज इन व्हीकल, पार्किंग ब्रेक में रियर व्हील या मैकेनिकल ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एचएमवी गाड़ी है, एचएमवी गाड़ियों में यहाँ पर कौन सा ब्रेक काम में आता है? एचएमवी गाड़ियों में एयर प्रेशर ब्रेक होते हैं, छोटी गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। यहां पर एयर ब्लीडिंग की मैंने अभी आपको बताया था, एयर ब्लीडिंग हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं ना, इसमें एयर को बाहर निकालना। एयर ब्लीडिंग के लिए एक नट लगा होता है, उसको खोल के व्हील के पास में जो नट होता है उसको खोल के ब्रेक ऑयल के साथ हवा आ जाती है, उसको बाहर निकालना क्या है? ब्लीडिंग कहलाती है। जो आपका ब्रेक है उसकी ब्रेक की लाइन है जिसमें ऑयल बहता है, ऑयल के साथ में हवा आ जाती है, उस हवा को बाहर निकालना ही ब्लीडिंग कहलाता है। रास्ता जो साइन होता है आकार में होता है, किस आकार में होता है? उल्टे त्रिभुज में होता है, गिव वे, इसको यील्ड साइन भी बोला जाता है। रास्ता दें, मार्ग दें, ये भी बोला जाता है। उल्टा त्रिकोण होता है, और ये आप सभी को पता है एक आदेशात्मक संकेत है। आपको पता है आदेशात्मक जो संकेत होते हैं गोलाकृति में होते हैं, लेकिन ये संकेत एक अपवाद है, त्रिभुज में होता है, उल्टे त्रिभुज में, त्रिकोणीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं, आप लक्ष्य बेच है, आप एनसीएल का, आईटीबीपी का आप ज्वाइन कर सकते हैं, और पुराने पेपर भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। यहां पर ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार लोड है। यहां पर ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार वो क्या कहलाता है? तो वाहन, यात्रियों और कार्गो भार का वजन, इंजन, ट्रांसमिशन से उत्पन्न टॉर्क, अचानक से होने वाली टक्कर, ये सभी का जो भार है वो फ्रेम के द्वारा यहां पर वहन किया जाता है। सभी उपरोक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। पहिए के मध्य भाग को कहा जाता है, पहिए के मध्य भाग को क्या कहते हैं? हब कहा जाता है, हब, बीच वाला भाग। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर जो बीच वाला भाग है वहां पर बियरिंग भी काम में लेते हैं। बियरिंग के प्रकार, एक तो रोलर होता है, एक बॉल बियरिंग होता है। रोलर चपटा होता है, बेलन के आकार का, बॉल बियरिंग गोल होता है। लुब्रिकेशन 40 से 50 हजार किमी के बाद कम से कम आपको करना चाहिए। बियरिंग जो होता है वो हब के अंदर होता है, ठीक है। चाल में अंतर डिफरेंशियल लाता है, 2 भागों में बना होता है ये, जो कि रियर एक्सल जो होती है ना, पीछे वाला भाग जो डिफरेंशियल होता है, इसमें जो है वो 2 भागों में बना होता है रियर एक्सल, एक भाग इधर का, एक इधर का, है ना। तभी तो ये चाल में अंतर कर पाता है डिफरेंशियल। तो यहां पर पहिए के मध्य भाग को कहा जाता है हब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है? वास्तविक शक्ति ब्रेक पावर, ब्रेक शक्ति कहलाती है। इंजन होता है,
ये इंजन जो होता है, सबसे पहले बताऊं, ये इसमें जो मैकेनिकल जो एनर्जी होती है उसका दहन किया जाता है, इससे पावर मिलती है, पावर से क्रैंकशाफ्ट पर पावर आती है, और ये जो क्रैंकशाफ्ट पर पावर है वो BHP कहलाती है, ब्रेक हॉर्स पावर कहलाती है। तो इसलिए ब्रेक पावर या ब्रेक शक्ति के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली शक्ति हानि नहीं है? इंजन और ड्राइविंग व्हील, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 इनमें से कोई नहीं। पिस्टन, अब देखो इंजन हानि कौन सी होगी? जो ड्राइविंग व्हील होता है किसे कहा जाता है? यहां पर फ्लाईव्हील को, ड्राइविंग व्हील को फ्लाईव्हील कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार की हानि होती है? पिस्टन बियरिंग, गियर के घर्षण, ये भी नहीं है। विभिन्न भागों के घर्षण के कारण क्लच से ड्राइव व्हील तक होने वाली शक्ति, तो ये तो इन दोनों के बीच का पूछ रहा है, तो ये भी नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन क्षति, तो ये भी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई सी भी क्षति नहीं होगी इनमें से। इंजन और फ्लाईव्हील के बीच में किसी वाहन की गति की विरुद्ध कार्य करने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है? रोलिंग प्रतिरोध, ग्रेडियंट प्रतिरोध, पवन या वायु प्रतिरोध, ये सभी प्रकार का बल है वो किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करता है। रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? रोलिंग प्रतिरोध प्रत्येक सड़क पहिए का अधिभार इस पर करता है, पहियों में हवा की मात्रा पर करता है, सड़क की सतह की प्रकृति इस पर भी करता है, लेकिन ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या पर कोई डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है? पवन या वायु प्रतिरोध की बात हो रही है तो ये वाहन के आकार और बनावट, वायु के वेग, वाहन की गति, उल्लेखित सभी पर, तो ये डी है, इसका सही हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति 746 वोल्ट के बराबर होती है। आपकी जो गाड़ी होती है इसमें बैटरी 12 वोल्टेज की काम आती है, एम्पीयर पूछे तो 65 से 75। एक एचपी बराबर 746 वोल्ट होता है, और यहां पर पावर जो होती है, वोल्टेज है, वो हमेशा गाड़ी जो बैटरी होती है ना, बैटरी की पावर हमेशा वोल्टेज में आंकी जाती है। ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होता है वाट, यानी कि शक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टीम इंजन निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो स्टीम इंजन एक प्रकार का एक्सटर्नल इंजन है। एक्सटर्नल यानी बाह्य दहन इंजन। बाह्य दहन इंजन में जो ईंधन का दहन होता है सिलेंडर के बाहर होता है। एक्सटर्नल इंजन होता है ना, दहन कक्ष क्या होता है? बाहर होता है, और भाप से ये काम करता है, ये बाहर होता है इसका। अंतर्दहन इंजन है, दहन कक्ष इंजन में सिलेंडर के अंदर ही होता है। अगले प्रश्न पे यहां पे आप देखो भाई, इंजन जो होते हैं दो प्रकार के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। दहन कक्ष बाहर होता है, भाप स्टीम इंजन। इंटरनल में ये इनमें अंदर होता है। हल्के पेट्रोल या स्पार्क इग्निशन से ऑटो साइकिल पे काम करते हैं। सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन, डीजल इंजन, और ये डीजल साइकिल पे काम करते हैं। लोहे के बने होते हैं, मजबूत और भारी बनाए जाते हैं। यानी कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो यहाँ पर एक तो एसआई टाइप का, एक सीआई टाइप का। एसआई वाले को पेट्रोल इंजन कहते हैं, सीआई वाले को डीजल इंजन कहते हैं। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने का नुकसान क्या है? डीजल इंजन का उपयोग करने का नुकसान क्या है? तो यहां पर आपको बताना, उच्च भार से शक्ति अनुपात। भाई उच्च भार भी होता है, शक्ति भी ज्यादा होती है। उच्च रखरखाव लागत, भाई आपका डीजल इंजन है, ज्यादा पावर करेगा तो यहां पर खर्चा भी ज्यादा आएगा। प्रारंभ करने में ज्यादा कठिनाई, और जो है स्टार्ट करने में थोड़ी दिक्कतें ज्यादा रहती है। पेट्रोल इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है। स्टार्ट यहाँ पे दोनों में देखें, डीजल है एक तो एक पेट्रोल है, तो ये कठिन होगा और ये आसानी से हो जाएगा सरल। इसमें स्पार्क प्लग है, इसमें ठंडा हो जाएगा तो ये दिक्कत करेगा, इसमें चिंगारी से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी कथन सही है। तो सभी साथी प्रश्न संख्या 25 पे आ जाए। इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है जब इंजन किस स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रहा होता है। यानी आप सभी को पता है 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक सक्शन होता है, दूसरा संपीड़न, तीसरा पावर, चौथा निकास। तो जो पहला स्ट्रोक होता है ना, इसमें वायुमंडलीय दाब है वो कम रहता है, और कम रहने के कारण ही हवा अंदर प्रवेश कर पाती है। इंजन पावर बनाने का काम करता है फ्यूल को जलाकर, और 4 कार्य प्रत्येक इंजन को करने पड़ते हैं। उनमें से पहला काम होता है सक्शन, यानी अंदर हवा को लेना। डीजल इंजन में हवा जाती है। यहां पर आप बात करते हैं तो स्ट्रोक की, तो एक 2 स्ट्रोक इंजन होता है, एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है। यहां पर एक जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है, इसमें पहला जो स्ट्रोक होता है इसमें 2 काम होते हैं, सक्शन और कंप्रेशन। दूसरे स्ट्रोक में तीसरा और चौथा काम यानी पावर और एग्जॉस्ट का होता है। ठीक है, इसमें तो होगा ये काम, ये और ये, इसमें होगा ये और ये। ठीक है, तो यहां पर पहला जो स्ट्रोक होगा सक्शन होगा, और इसमें वायुमंडल का दाब होगा, उससे सिलेंडर का वायु दाब है वो कम होगा। इसी यही प्रश्न पूछा गया अभी।
ठीक है। एक इंजन का स्ट्रोक होता है, ठीक है, एक इंजन का स्ट्रोक होता है सिलेंडर का आयतन, कनेक्टिंग रोड की लंबाई, सिलेंडर का आंतरिक व्यास, टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी टीडीसी से बीडीसी की बीच की दूरी है वो स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखते रहे, एक ये इंजन बनाया हुआ है यहां पे, और यहां पे ये क्रैंकशाफ्ट बनी हुई है। ये नीचे वाला भाग बीडीसी है, ऊपर वाला टीडीसी है। टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर, बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर। बीडीसी नीचे वाला भाग, टीडीसी ऊपर वाला भाग। पिस्टन की ऊपरी स्थिति है वो टीडीसी कहलाती है, पिस्टन की निचली स्थिति बीडीसी कहलाती है। तो यहां पर जो एक स्ट्रोक होता है वो टीडीसी से बीडीसी तक के पिस्टन की जो गति है या पिस्टन की जो चाल है उसको एक स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। एक पिस्टन की लंबाई के नाम से भी जान सकते हो आप। पिस्टन की जो लंबाई होती है हमेशा यहां पर 180 डिग्री होती है, ठीक है। एक पिस्टन की गति 180 डिग्री होती है। इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं, क्योंकि यह हल्का होता है, यह मजबूत होता है। ये एल्यूमिनियम उपयोग में धातु नुकसान कम है या ये झटकों को अवशोषित करता हो, तो ये हल्का होता है, वजन में हल्का, गर्म होकर फैलकर जाम न हो, इसके लिए पिस्टन पर स्लॉट या खांचे भी बने होते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिस्टन संपीड़न छल्ले यानी कि पिस्टन कंप्रेशन रिंग होती है वो किसकी बनी होती है? आप सभी को पता होगा पिस्टन के ऊपर अमूमन 3 रिंग होती है। इन 3 रिंगों में से यहाँ ऊपर की जो 2 रिंग होती है ना, ऊपर की 2 रिंग तो कंप्रेशन रिंग होती है, नीचे की रिंग होती है ऑयल रिंग होती है। यहां पर पूछा है कंप्रेशन रिंग है वो किसकी बनी होती है, ठीक है। तो ये कास्ट आयरन की और स्टील दोनों की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, ये तो बात आ गई पिन की जो कि यहां पर बनी हुई है। अब एक ये होता है पिस्टन पिन, ये तो थी रिंग, अब ये है पिन। इन दोनों में अंतर समझना। तो ये जो पिन है इसका गजन पिन, रिस्ट पिन, पिस्टन पिन 3 नाम है। पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने का काम ये रिंग है वो करती है, ठीक है, सॉरी पिन। यहां पर दोनों में अंतर करना भाई। एक तो रिंग है, रिंग की संख्या 3 है और पिन की संख्या 1 है। इस पिन को इन 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है, गजन पिन, रिस्ट पिन, पिस्टन पिन। और ये पिन है वो पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के साथ जोड़ने का काम करता है। पिस्टन पिन को निम्न में से किस दूसरे नाम से जाना जाता है? अब देखो नाम आया गुड़गन पिन, अंग्रेजी का देख लो भाई, गुड़गन ही हो जाएगा, नहीं तो गजन पिन होता है इसका नाम, रिस्ट पिन भी होता है, पिस्टन पिन भी होता है। 3 नाम है, पिस्टन पिन, गजन पिन और रिस्ट पिन। अगला प्रश्न है 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जा सकती है? तो वाल्व की अनुपस्थिति, इसमें वाल्व नहीं होते, वाल्व की जगह क्या होते हैं? 4 स्ट्रोक में तो वाल्व होते हैं, लेकिन 2 स्ट्रोक में क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। पोर्ट की संख्या पूछिए तो यहां पर 3 पोर्ट होते हैं। एक तो इनलेट पोर्ट होता है, एक आपका यहां पर एग्जॉस्ट पोर्ट होता है और एक आपके ट्रांसफर पोर्ट होता है, ठीक है। ये इनलेट पोर्ट में सबसे पहले यहां से यहां आएगा, यहां से यहां होते हुए यहां अंदर ऊपर है वो चला जाता है, ठीक है। चार्ज, फ्रेश चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। तो पोर्ट की संख्या 3 होती है, एग्जॉस्ट, इनलेट और ट्रांसफर पोर्ट। और 4 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट नहीं होते, वाल्व होते हैं जो कि हेड पे लगे रहते हैं। पोर्ट हमेशा साइड में होते हैं सिलेंडर ब्लॉक पर, और वाल्व हमेशा हेड में होते हैं। तो ये भी आपको अंतर करना है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आ रहा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास के बारे में। देखो पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है धुआं निकालने में, इनलेट पोर्ट है फ्रेश चार्ज, हवा या हवा पेट्रोल का मिश्रण काम में आता है, ट्रांसफर केस है जो इस फ्रेश चार्ज को आगे भेजने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर पोर्ट, 2 पोर्ट तो एग्जॉस्ट और इनलेट, और तीसरा ट्रांसफर केस, इसको ट्रांसफर पोर्ट भी बोला जाता है। रेडिएटर में हवा के बुलबुले समस्या का संकेत होते हैं। हवा के बुलबुले होंगे तो क्या होगा? ब्राउन हेड गैस्केट, अनुपस्थित गैस्केट के कारण समस्या का संकेत है। अगर यहां पर दोस्तों वाटर जैकेट है वो इंजन में प्रेशर बनाने का काम करता है, इंजन प्रेशर। और ऑयल संप, सिलेंडर हेड गैस्केट, रेडिएटर में हवा के बुलबुले समस्या का संकेत है। फटा ब्लॉक, अनुपस्थित गैस्केट और बंद ब्लॉक। रेडिएटर में बुलबुले आ रहे हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है। वाटर जैकेट, इंजन प्रेशर, अच्छा लीकेज, अच्छा मतलब कि जो गैस किट अगर खराब हो जाती है ना, तो जो इंजन का जो कंप्रेशन का प्रेशर है वो रेडिएटर में पानी के साथ मिलकर रेडिएटर में जाने लगता है। तो उससे ये क्या हो जाता है, यहाँ पर रेडिएटर में हवा के बुलबुले बनते हैं क्योंकि इंजन की हवा वहाँ जाने लगती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टील स्टड और एल्यूमिनियम मिश्र धातु के बीच अंतर धातु जंग लगने की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है। सिलेंडर हेड स्टिक से सिलेंडर ब्लॉक तक, हेड स्टिक से
सिलेंडर ब्लॉक तक, यानी कि इंजन जो होता है लोहे का होता है, स्टड है वो स्टील के होते हैं, धातु परिवर्तन हुई तो एक का जंग को ट्रांसफर करेगा। एक का जंग होगा वो क्या करेगा, इस जंग को नीचे ट्रांसफर करता रहेगा। बोल्ट व नट होते हैं उनको स्टड बोला जाता है। तो ये सिलेंडर हेड से सिलेंडर ब्लॉक की ओर नीचे की ओर जाएगा। जंग जो है इन नटों के माध्यम से, नटों के सारे नीचे जाता रहेगा और इनको झाम करता रहेगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 33 है, प्लाई रेटिंग किससे संबंधित है? तो प्लाई रेटिंग है वो यहाँ पर टायर की मजबूती को दर्शाती है। ठीक है, तो ये टायर की मजबूती को दर्शाएगी। रेटेड स्ट्रेंथ यानी रेटेड ताकत, यहाँ पे प्लाई रेटिंग है वो यहाँ पर बताऊंगा, ये मजबूती को दर्शाता है। जैसे कि रेडियल टायर है, जैसे यहाँ पर टायर की मार्किंग होती है 175, 80, R, 16 PR, तो ये PR प्लाई रेटिंग है, 16 रेडियल है और 16 R रेडियल है और 16 यहाँ पर क्या है, 16 इसका डायामीटर है और 8.25 भी है। यहाँ पर ये टायर की चौड़ाई है 175 mm में है और ये 8.25 इंच में है और ये 80 इसका एस्पेक्ट रेशियो है। प्लाई रेटिंग मजबूती को दर्शाता है। ठीक है, और प्लाई का मतलब होता है लेयर, लेयर यानी परतें। ठीक है, प्रश्न संख्या दोस्तों यहाँ पर आप अगर ITBP ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 34 है, इंजन में चोक का उपयोग कब किया जाता है? तो इंजन जब ठंडा होता है ना तब चोक का इस्तेमाल किया जाता है। चोक का काम क्या होता है? चोक कार्बोरेटर का भाग है और ये पेट्रोल इंजन में काम आती है। कार्बोरेटर का काम है हवा पेट्रोल मिश्रण तैयार करना। पेट्रोल इंजन ठंडा हो जाता है तो चोक का प्रयोग करते हैं। चोक है वो हवा की मात्रा को घटा देती है, पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण रिच मिश्रण हो जाता है और आसानी से जल जाता है, जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चोक के प्रयोग से क्या होता है, हवा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तेल मिश्रक यानी कि ऑयल एडिटिव के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? यहाँ पर आप सभी को पता है जब ऑयल होता है, ऑयल लगातार काम में आता है तो वो लगातार काम में आने से उसमें धूल मिट्टी के कण डस्ट वगैरह हो जाएगी और उसमें वो एक प्रकार का मलबा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कीचड़ बनने को रोकने के लिए सलज जिसे कहते हैं, सलज बनने से बचाया जाता है। ऑयल को सलज बनने से बचाते हैं। ऑयल मोबिल भी कहते हैं। कार्य ताप को कम करना और चिकनाई प्रदान करना, अत्यधिक गर्म व ठंडा ये होता रहता है। इंजन ऑयल के रूप में 15W40 या 30W40 का प्रयोग करते हैं। बदलना 10,000 किलोमीटर पे चाहिए। तो यहाँ पर तेल के अंदर डिटर्जेंट का प्रयोग क्यों करते हैं? कीचड़ बनने या सलज बनने से बचाना। निम्न में से कौन सी स्नेहक की सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है? स्नेहक यानी कि जो इंजन ऑयल होता है, लुब्रिकेंट है ना, लुब्रिकेंट को स्नेहक कहा जाता है भाई। ठीक है, तो मुख्य कार्य इंजन पार्ट को मूवमेंट करते हैं तो घर्षण होता है, घर्षण को कम करना, और इंजन ऑयल का काम होता है चिकनाई देना। चिपचिपापन यानी कि विस्कोसिटी, बहने का गुण या जो गाढ़ापन है ना इसका, उसको चिपचिपापन बोलते हैं। तो ये चिपचिपापन होगा। महत्वपूर्ण गुणधर्म कौन सा होता है? इसकी चिकनाई यानी कि गुण, इसका चिपचिपापन। यहां पर आप देखें ऑयल जो होता है SAE इसका ग्रेड होता है, ग्रेडिंग सिस्टम है। इंजन ऑयल 15W40, गियर ऑयल 80W90, गाढ़ापन बढ़ेगा। जो डिफरेंशियल ऑयल है 85W90, विस्कोसिटी बढ़ेगी। पावर स्टीयरिंग में TQ, TF, STQ, ATF। क्लच ब्रेक में .3 या .4 का ग्रेड का ऑयल आता है। तो आप ये भी आपको ध्यान रखना है। गियर बॉक्स की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? गियर बॉक्स की उपयोगिता क्या है? देखो यहाँ पर स्पीड को परिवर्तन करना, वाहन के टॉर्क में परिवर्तन, वाहन की शक्ति को बदलना, वाहन की त्वरण में को परिवर्तन। तो मेन काम गियर बॉक्स का होता है टॉर्क को परिवर्तन करना। टॉर्क परिवर्तन होगा तो स्पीड अपने आप कम या ज्यादा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करता हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये बड़ा गियर है, एक 90 दांते हैं इसमें, ये इंजन का गियर है। अब यहां पर इसमें 30 दांते हैं, इसके 3 चक्कर हैं, इसका 1 चक्कर होगा तो इसके 3 चक्कर हो जाएंगे। गियर में 600 RPM है, टॉर्क कम होगा 10 दांते, ये एक और चक्कर है, इसका 9, इसमें क्या हो जाएंगे? 9 चक्कर हो जाएंगे। इसका 1 चक्कर, इसका 3 चक्कर, इसके 9 चक्कर हो जाएगा। देखो ये टॉर्क परिवर्तन गियर से ऐसे किया जाता है, आपस में गियरों को जोड़कर। तो गियर का काम होता है टॉर्क में परिवर्तन करना। ठीक है, प्रश्न संख्या यहां पर देखो, जो गियर साइज में बड़ा होगा ना उसका टॉर्क अधिक होगा भाई, याद रखना। साइज में गियर जो बड़ा होगा या एक नंबर बढ़ता है तो टॉर्क घटता है, और गियर का आकार बढ़ता है तो टॉर्क बढ़ता है। ठीक है, गियर का आकार बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, और नंबर बढ़ेगा तो यहां पर टॉर्क घटेगा। यह आपको याद रखना है। गियर के प्रकार, एक होता है स्लाइडिंग गियर,
खिसकाकर इसको स्लाइड करके यानी कि लगाया जाता है। एक होता है कॉन्स्टेंस मेस गियर, तो इसमें आप सभी को पता है डोग क्लच होती है, इसमें गियर पहले से मिले होते हैं लेकिन यहां पर डोग को खिसकाकर गियर को एंगेज किया जाता है। एक सिंक्रोमेस गियर होता है, सिंक्रोमेस गियर में क्या होता है, गियर दांते पहले से मिले होते हैं, एंगेज करते इसमें दो गियरों की चाल को समान किया जाता है। सिंक्रोमेस जो गियर बॉक्स होता है ना, इसमें दो गियरों की चाल को समान करते हैं ताकि आवाज ना करे और टूटे नहीं। एक प्लेनेटरी गियर होता है जो कि ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें काम में लिया जाता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक होता है एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स। एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स प्लेनेटरी गियर को ही कहते हैं जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में काम आता है। किस गियर बॉक्स को दो गियरों की चाल समान की जाती है, सिंक्रोनस गियर बॉक्स में की जाती है। नक्षत्रों के सिद्धांत पे कौन सा गियर काम करता है, एपीसाइक्लिक या प्लेनेटरी गियर बॉक्स काम करता है। किस गियर को खिसकाकर यहां पर इंगेज किया जाता है, स्लाइडिंग में इस गियर बॉक्स को खिसकाकर प्रयोग में लेते हैं। किस गियर में ज्यादा आवाज आती है, स्लाइडिंग में इसमें, क्योंकि स्लाइड करते हैं, खिसकाते हैं। किस गियर में सबसे कम आवाज आती है, सिंक्रोमेस में, क्योंकि इसमें दो कल्स लगी रहती है और इसमें जो है इनकी आवाज को हम क्या करते हैं, इनकी चाल को समान करते हैं गियर एंगेज करने से पहले। किस गियर को बदलने की आवश्यकता नहीं होती, प्लेनेटरी गियर को, क्योंकि ये अपने आप है वो बदलता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कौन सा गियर काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर प्लेनेटरी गियर काम करता है, प्लेनेटरी गियर बॉक्स, ठीक है, याद रखना है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कौन सा गियर काम आता है, तो प्लेनेटरी काम आता है। किस गियर में दांते पहले से ही जुड़े होते हैं लेकिन इंगेज करने के लिए डोग क्लच का प्रयोग करते हैं, तो सिंक्रोमेस गियर बॉक्स में। सिंक्रोमेस गियर बॉक्स वो पहले से ही इंगेज होता है लेकिन डोग क्लच को यहाँ पे इंगेज करके गियर को इंगेज यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये प्लेनेटरी गियर बॉक्स का उदाहरण अभी आप देख लो कैसे होता है। इसमें एक बीच में सन गियर होता है, ये सन गियर है, ये ऊपर वाला रिंग गियर है, इसमें प्लेनेट गियर है ये जो चारों ओर है, और ये गियर बदलने की पर क्या आवश्यकता इसमें है वो नहीं होती है। और ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है ना उसमें ये काम में लेते हैं। इसके तीन नाम है, प्लेनेटरी, एपीसाइक्लिक और नक्षत्र सिद्धांत, ठीक है। मैं सटासट करवा रहा हूं भाई, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है जल्दबाजी में करने से, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। जल्दी जल्दी करना है तो देखो ऐसे ही होगा, और डिटेल से देखना है तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो कि लगभग 2 घंटे 20 मिनट का शानदार क्लास ली गई है, उस क्लास को देखें। अब देखो टॉर्क और स्पीड की बात करता हूं। पहले गियर में टॉर्क ज्यादा रहता है, स्पीड कम रहती है। दूसरे में अब टॉर्क घटेगा स्पीड बढ़ेगी, टॉर्क घटेगा स्पीड बढ़ेगी। अब यहां पर टॉप में टॉर्क कम हो जाएगा और स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, याद रखना है। आरपीएम का पूरा नाम है रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितने चक्कर काटते हैं, 1200 आरपीएम होते हैं। 750 आरपीएम आइडल स्पीड यहां पर होती है, याद रखना है। सड़क के संकेतों के लिए विनिर्देश किसके द्वारा निर्देश किए जाते हैं, सड़क पर जो संकेत होते हैं वो आईआरसी जारी करती है, इंडियन रोड कांग्रेस जारी करती है। इसकी स्थापना 1934 में होती है। कार्य इसका संकेत प्रकाशन करना है। नवीनतम प्रकाशन कब हुआ, आईआरसी 67 2012 में हुआ। तो वर्तमान में ऑप्शन सी हो जाएगा आईआरसी 67। दोस्तों यहां पर एनसीएल और एनसीएल का जो बैच है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको इसके ऊपर मिलता है, तो तुरंत आप हमारा जो स्टडी एट होम ऐप है इसके ऊपर जाके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट नोट्स आपको यहां पर प्रोवाइड होते हैं। ऐसी सड़क जिसे एकल मार्ग वन वे के रूप में घोषित किया गया है तो वहां पर आपको रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यहां पर देखो एक ये नो एंट्री का है और ये आपका वन वे का है। नो एंट्री में केवल एक रेखा होगी, उसको भी काट दिया होगा। और जो वन वे होगा, वन वे में क्या होता है, एक जा रहा है एक आ रहा है, एक को काटा जाता है, ठीक है। और यहां पर देखो एकल मार्ग को वन वे भी कहते हैं, एक दिशा में यान प्रतिबंध भी इसको कहा जाता है, एकांगी मार्ग भी कहते हैं। रिवर्स गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, पार्क कर सकते हैं, ओवरटेक भी कर सकते हैं, ठीक है। दो चीज ये काम कर सकते हैं भैया आप वन वे पर। किसी मोटर वाहन द्वारा पहाड़ से नीचे उतरते समय ड्राइवर को क्या करना चाहिए, को न तो अपना गियर न्यूट्रल करना चाहिए और न ही इंजन को बंद करना चाहिए। आप सभी को पता है अगर न्यूट्रल कर देंगे तो इंजन है गाड़ी पर कंट्रोल खो देगा, और अगर आप गाड़ी के इंजन को बंद कर देंगे तो भी दिक्कत है। तो न्यूट्रल भी नहीं करना, इंजन को बंद भी नहीं करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रसन्न सिंह के अब हमारे सामने यहाँ पे 44 है। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ब्रेक खालिस्तान संचालित किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग होते हैं ब्रेक वो आपको पता है छोटी गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, बड़ी गाड़ियों में एयर प्रेशर ब्रेक होते हैं। तो ज्यादा छोटी गाड़ियां होती है तो इनमें हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं भाई, हाइड्रोलिक ब्रेक। वर्तमान समय में गाड़ियां जो होती है इनमें कौन सा ब्रेक इस्तेमाल यहाँ पर होता है तो आपको ये बताना है, ठीक है। प्रसन्न सिंह के यहाँ पे 54 है।
भारत किस तारीख से यूरो 6 उत्सर्जन अनुरूप ईंधन का उपयोग करने के लिए तैयार है? तो 1 अप्रैल 2020 इसका हो जाएगा। भारत स्टेज जो 6 है वो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है, और भारत स्टेज जो है वो यूरो की तर्ज पर लागू किया गया था, और यूरो जो फर्स्ट है वो 2000 में आ गया था। और ये एक प्रकार का प्रदूषण का मानक है, और वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषण है इसको नियंत्रित करना इसका मेन मुद्दा है। बीएस जो फर्स्ट होता है वो 2000 में आया था, सेकंड है वो 2003 में, थर्ड है 10 में आया, फोर्थ 17 में आया, और 6 20 में आया, पांचवा आया ही नहीं, उसको लाया नहीं गया। यहां पर आप देखें एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 59, फास्टैग सबसे बड़ा बैंक यहां पर कौन सा है? तो यह प्रश्न है। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, फास्टैग जो है, फास्टैग के संबंध में कौन से वाहनों को छूट होती है? 2 पहिया, 3 पहिया और ट्रैक्टर जो होते हैं इनको फास्टैग लगाने से छूट है भाई, इनको टोल नहीं देना पड़ता। किनको किनको? 2 पहिया, 3 पहिया और ट्रैक्टर को। अब जो आपका फास्टैग होता है वो RFID पद्धति से काम करता है। टोल कलेक्शन के लिए जो तकनीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, यानी कि RFID तकनीक का यूज करती है। कौन करती है? NPCI। और NPCI को कौन चला रहा है? NPCI को NHAI चला रहा है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसकी ये बॉडी के रूप में काम कर रही है NPCI। फास्टैग की शुरुआत 2014 में होती है, और कहां से होती है? महाराष्ट्र से होती है। वाणिज्यिक जो वाहन होते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं, इनके लिए 2017 में फास्टैग को यहां पर अनिवार्य कर दिया गया। फास्टैग मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में होता है, एक M है, एक N है। M श्रेणी है वो यात्री वाहनों के लिए होती है, और N श्रेणी है वो माल वाहनों के लिए होती है। यहां पर जो आपकी छोटी गाड़ियां होगी, जो प्राइवेट व्हीकल होंगे उनके लिए बैंगनी कलर का आपका फास्टैग होता है, और जो कॉमर्शियल व्हीकल होंगे उनका यहां पर अलग अलग होगा। जैसे कि ऑरेंज है वो परिवहन वाहन के लिए, ग्रीन है 2 एक्सल, येलो 3 एक्सल, पिंक 4 एक्सल, ब्लू 7 एक्सल। इसका एक ट्रिक भी है, OGYPB। विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। NH पर ऑल व्हीकल कंपलसरी है। माई फास्टैग मोबाइल ऐप का नाम है। माई फास्टैग क्या है? एक फास्टैग से संबंधित मोबाइल ऐप है, उसका नाम है माई फास्टैग, ठीक है। NH पर ऑल व्हीकल के लिए यहां पर अब जो है फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। यहां पर आगे देखें, BS6 है, इसमें यूरिया का भी प्रयोग किया जाता है। यूरिया में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यूरिया क्या करती है? नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है। जब आपकी गाड़ी चलती है तो गाड़ी में से धुआं निकलता है, धुएं में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और ये यूरिया है उस नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा को कंट्रोल करने का और प्रदूषण को कम करने का काम करती है। NOx इसको यूरिया बोला जाता है। SCR सिस्टम, एग्जॉस्ट जो सिस्टम है इसका एक पार्ट यहां पर होता है, SCR, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पर इंजन जो होता है, यहां पर CO, CO2, NOx हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इतनी चीजें यहां पर उत्सर्जन करता है। दो तरफा रास्ते वाले चौराहे पर कुल संघर्ष बिंदु कितने होते हैं? 6 संघर्ष बिंदु होते हैं 2 तरफा रास्ते पर। अब कैसे होते हैं आप इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, मैंने शानदार तरीके से इस क्लास में समझाया है। आज ये सटासट रिवीजन, फटाफट रिवीजन क्लास है भाई, ठीक है। 2 पहिया वाहनों में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली प्रदान की जाती है? तो 2 पहिया वाहनों में वायु शीतलन या एयर कूल्ड इंजन होते हैं। मोटरसाइकिल इंजन है वो एयर कूल्ड होता है, हवा से ठंडा होता है। और वाटर कूलिंग जो सिस्टम होता है, इसमें कूलेंट और पानी का मिश्रण काम में लेते हैं। कूलेंट को 40% और पानी को 60%। 4 व्हील व्हीकल होते हैं उनमें रेडिएटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 पहिया वाहनों में वायु शीतलन एयर कूल्ड। स्टॉप साइन का आकार क्या होता है? अष्टकोणीय, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और वृत्ताकार ये होता है, आदेशात्मक भी होते हैं, त्रिकोणीय भी होते हैं। यहां पर आदेशात्मक संकेत के 2 अपवाद है, एक तो आपका स्टॉप का संकेत है, एक गिव वे का संकेत है। ये 2 गोल आकृति में नहीं होते, बाकी सारे के सारे आदेशात्मक संकेत है वो गोल आकृति में होते हैं। निम्न दर्शाया गया संकेत क्या है? तो यहां पर आपको ध्यान देना है, कौन सा संकेत है यहां पर? ये जो संकेत दिया गया आपके सामने, ये संकेत किसका है? यू टर्न प्रोहिबिटेड है, यानी कि नो यू टर्न। अब यू टर्न लेने का संकेत कैसा होता है? ये ब्लू आकृति में होता है, ब्लू सर्कल में होता है। और नो यू टर्न का रेड सर्कल में होता है, ठीक है। और ये यू टर्न का संकेत हमेशा क्या है? आदेशात्मक संकेत है। वाणिज्यिक वाहन लेआउट में इंजन आगे पीछे या फर्श के नीचे स्थित किया जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? बेहतर वजन वितरण के लिए। जो इसका लोड वजन होता है ना, भार सीमा होता है ना, भार को बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? बेहतर वजन वितरण के लिए यहाँ पर वाणिज्यिक वाहन में लेआउट में इंजन को आगे पीछे, बीच में, नीचे, ऊपर है यहाँ पर लगाया जाता है। ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु, ब्रेक ड्रम किसका बना होता है? कास्ट लोहा यानी कि कास्ट आयरन का।
संकेत का अर्थ क्या है आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो संकेत है यहां पर, ये आपको क्या दिख रहा है, डिवाइडेड रोड अहेड है, यानी आगे सड़क है वो विभाजित है। पहले एक थी, आगे जाके दो हो गया, वाई के आकार का यहां पे, तो आगे सड़क क्या है, विभाजन हो रहा है। प्रश्न संख्या 73 है, ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है, पावर ब्रेक किसे कहा जाता है, ये नाम आया है। तो यहां पर आप देखें ध्यान से, पावर ब्रेक एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, संपीड़ित हवा है, निर्वात है, तो इनमें से संपीड़ित हवा यानी कि एयर प्रेशर ब्रेक होते हैं वो पावर होते हैं, निर्वात जो वैक्यूम से काम करते हैं वो भी पावर होते हैं, हाइड्रोलिक वो भी पावर होते हैं। तो यहां पर पावर ब्रेक कौन कौन से हैं, एयर प्रेशर ब्रेक हो जाएगा, एयर प्रेशर, वैक्यूम और हाइड्रोलिक, ये तीनों ही पावर ही ब्रेक होते हैं, इन तीनों में एक्स्ट्रा पावर होती है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्वेश्चन 10 है, सॉरी क्वेश्चन 101 मैंने अभी काम में लिया है, एलएमवी गाड़ियों में ब्रेक कौन सा काम में लेते हैं, एलएमवी गाड़ियों में अभी वर्तमान में कौन से ब्रेक काम में आते हैं, हाइड्रोलिक, एयर प्रेशर, वैक्यूम असिस्टेड हाइड्रोलिक और वैक्यूम ब्रेक। ये बता दे तो आपको यहां पर मैं सलाम करता हूं, आपको यहां पर सैल्यूट करता हूं भाई। इस प्रश्न का जवाब जो बंदा दे दे, 101 नंबर प्रश्न है कि एलएमवी गाड़ियों में कौन से ब्रेक इस्तेमाल किए जाते हैं, बता के तो दिखाओ यार, आप बता के तो दिखाओ, मैं मान लूंगा सच में आप रासर के चेले हैं भाई। ठीक है, एलएमवी गाड़ी में कौन से ब्रेक काम में आते हैं, तो यहां पर आपको यह बताना है, हाइड्रोलिक, एयर प्रेशर, वैक्यूम असिस्टेड हाइड्रोलिक और वैक्यूम ब्रेक, कौन से ब्रेक काम में आते हैं, बता के दिखाओ। देखें आजकल एलएमवी में ब्रेक कौन से हैं, यहां पर मैं इस चित्र को अभी नहीं बताऊंगा, आपको लास्ट में बताऊंगा, इस क्लास के लास्ट में बता दूंगा भाई। आप कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ कि कौन से ब्रेक आजकल कम जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं या छोटी जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, इनमें प्रयोग किए जाते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन संबंधित संक्षिप्त नाम एबीएस क्या है, एबीएस ब्रेक से संबंधित है और इसका पूरा नाम है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और ये ब्रेक से संबंधित है। ठीक है, ब्रेक को यहाँ पे स्मूथली लगाने में, गाड़ी को यहाँ पर फिसलने से बचाता है, कई प्रकार के काम करता है एबीएस के कार्य, फिसलने से बचना, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होती है, कम जगह पर रोक लेता है, मोड़ने में आसानी है, ब्रेकिंग के दौरान स्टीयरिंग सिस्टम काम करता रहता है, ब्रेक के दौरान गाड़ी चलती रहती है, टायर नहीं घिसता है, ब्रेक से गाड़ी पलटी नहीं मारेगी, संतुलित अवस्था यहां पर रहेगी। तो एबीएस के सारे काम है, कोई नहीं बताएगा इतने काम एबीएस के होते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, कॉपी में लिख लेना। एनसीएल का कोर्स नहीं लिया तो आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो भाई। ठीक है, बेच रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है, स्पेशल नोट्स भी है, थ्योरी बुक, ड्राइवर टेक्निक थ्योरी बुक अलग है, ऑनलाइनर अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, सारा मैटर है यहाँ पे। ये 40 पेपर भी ले सकते हैं, एग्जाम रिव्यू स्पेशल पीडीएफ भी है और अवेलेबल ऑन स्टडी रूम ऐप पे, सभी को पता होगा। फ्री कोर्स और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्न संख्या 75 आ चुका है। क्लास समझ में आ रही है ना, सटासट बोल रहा हूं। ठीक है, आ रही है तो कोई बात नहीं, आ रही बढ़िया बात है यार। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है, भारतीय आइसर मोटर्स और आईसीएमएल, चिंकारा मोटर्स, ये सभी भारतीय हैं भाई। भारत में कौन कौन से हैं, टाटा मोटर है, हीरो मोटर कॉर्प है, टीवीएस है, बजाज है और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अशोक लीलैंड है, हिंदुस्तान मोटर्स है, आईसीएमएल है, आइसर है, चिंकारा, ये सारे के सारे भारतीय यहाँ पर ऑटोमोबाइल निर्माता है। एक ईंधन के मूल घटक होते हैं, ईंधन में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्लास पीडीएफ टेलीग्राम जो व्हाट्सएप लिंक पे दिया गया है भाई। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त हुई भाई, इतने ही % टेक्निकल से आए थे। अब साथियों आप सभी को बताना चाहूंगा एक ही बात है यार, बता दूं क्या, इस वीडियो को यार लाइक कर दो और अपने 10 दोस्तों के पास भेज दो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कर दोगे क्या, पक्का, खाओ कसम मेरी। इस वीडियो में सीखे गए ज्ञान की कसम, आपको मेरी कसम है, मैं आपका गुरु हूं, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, आपका मित्र हूं। आपको इस क्लास को कम से कम 10 लोगों के पास भेजना है, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है। मैंने इतनी कंठ फाड़ के, इतना यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करके आपके पास ये जो जानकारी, ये जो पेपर है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ ज्ञान सिखाने का, ताकि आपका पेपर अच्छा हो और कुछ आप नया सीख के जाएं। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप छोटा सा काम कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना मज़ा आया नहीं आया, और अपने 10 दोस्तों के पास कम से कम इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देना। कर दोगे ना, पक्का। चलो देख लेते हैं। तो साथियों किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, 8764188848। साथियों बताना चाहूँगा व्हाट्सअप सर्विस है, केवल फ़ोन कॉल रेयर केस में करें भाई। ठीक है, ड्राइविंग स्कूल से संबंधित आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें। ठीक है, हमारा जो स्टडी रूम ड्राइविंग स्कूल है ना, वहाँ पर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इन नंबरों पे संपर्क करें। ठीक है, इसके अलावा आप रासर से या मुझसे बात करना चाह रहे हैं ना, तो इन नंबरों पे संपर्क आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, अटेंड करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा ना, कोई भी क्वेरी हो।
किसी भी ड्राइव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आपको करना है तो आप बिल्कुल स्टडी एट होम परिवार के साथ जुड़ें, आपको जरूर कुछ नया मिलेगा, अच्छा मिलेगा और वादा करता हूं आप साल 1.5 साल में जॉब लग जाएंगे। तो इस क्लास की पीडीएफ है, आपको मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों पर मिल जाएगी। तुरंत ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और टेलीग्राम ज्वाइन करो, दोनों पर इस पीडीएफ को प्राप्त करो, शानदार तरीके से पढ़ो। गजब का एक्सप्लेनेशन हमने किया है और ऐसा एक्सप्लेन किसी भी भाई ने नहीं किया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।